मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के हमारे अध्ययन का विषय है जापान के संविधान में अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज़। मेजी संविधान के अंतर्गत जापान के नागरिकों को बहुत ही सीमित अधिकार प्रदान किए गए थे और उन पर सरकार ने अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा सकती थी, किंतु 1947 के संविधान द्वारा अमेरिका, फ्रांस और भारत आदि देशों के संविधान के भांति ही नागरिकों को नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्रदान किए गए। संविधान के आर्टिकल 10 से लेकर आर्टिकल 40 नागरिक अधिकारों से संबंधित है। जापान के नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार। भारत के संविधान की भांति ही जापान के संविधान में भी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है और इस संबंध में आर्टिकल 14 में लिखा है कि सब व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और धर्म, जाति, लिंग, सामाजिक स्तर और वंश परंपरा के आधार पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत विवाहित जीवन में स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया है, जो कि आर्टिकल 24 से संबंधित है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को महत्व देते हुए नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। पहला है विचार और अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अनुसार व्यक्तियों के विचारों और अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और नागरिकों को समुदाय बनाने, भाषण देने और समाचार पत्रों, प्रेस को सरकार की आलोचना करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और जापान के संविधान के द्वारा साहित्यिक स्वतंत्रता की भी गारंटी दी जाती है और आर्टिकल 31 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान और भारत दोनों ही देशों के संविधानों द्वारा समान शब्दावली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है और अमेरिकी संविधान की शब्दावली विधि की उचित प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। इसी तरह से संविधान के द्वारा इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि कार्यपालिका के द्वारा किन्हीं व्यक्तियों पर अभियोग लगाकर उनके प्रति मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सके और इसीलिए आर्टिकल 37 में लिखा है कि सभी फौजदारी मुकदमों में अभियुक्त को किसी निष्पक्ष न्यायालय से शीघ्र तथा सार्वजनिक जांच कराने का अधिकार है। अभियुक्त को गवाहों से जिरह करने तथा वकील की सहायता पाने का अधिकार होगा। यदि अभियुक्त स्वयं वकील न कर सकता है तो राज्य के खर्चे पर उसके लिए वकील का प्रबंध किया जाएगा। इसी प्रकार आर्टिकल 38 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को मारपीट कर या यातनाएं देकर कुछ स्वीकार करा लिया गया है तो वह उसके विरुद्ध प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसी तरह आर्टिकल 39 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जो कि उस समय कानून के अनुसार था, जबकि वह किया गया था या जिसके लिए उसे छोड़ दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकेगा। तीसरा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नवीन संविधान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाते हुए सभी नागरिकों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। फोर्थ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के समान ही जापान के संविधान के द्वारा भी नागरिकों को शोषण से रक्षा की व्यवस्था की गई है।
पहले की सामंतवादी पृष्ठभूमि के कारण इस प्रकार का अधिकार प्रदान करना आवश्यक भी था। संविधान के अनुसार नागरिकों से दंडित व्यक्तियों को छोड़कर उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक लिया हुआ श्रम अपराध माना गया है, जो विधि के अनुसार दंडित होगा। संविधान के अनुच्छेद 18 द्वारा दासता की प्रथा का अंत कर दिया गया है और अनुच्छेद 27 द्वारा बच्चों के शोषण पर प्रतिबंध लगाया गया है। 5वां है शिक्षा का अधिकार। जापानी नागरिकों को योग्यतानुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है और इसके साथ ही प्रजाजनों का यह कर्तव्य है कि वे स्वयं की देखरेख में बच्चों को विधि द्वारा उपबंधित शिक्षा दिलावें। वर्तमान समय में जापान में प्रथम 9 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क रखी गई है और पाठ्य विषयों में सदाचार, संयम और खेल आदि विषय भी सम्मिलित किए गए हैं। शिक्षा का माध्यम जापानी भाषा है। नेक्स्ट है पारिवारिक स्वतंत्रता और घरों की सुरक्षा का अधिकार। जापान के संविधान द्वारा नागरिकों को पारिवारिक स्वतंत्रता और घरों की सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया है, जिसमें व्यक्ति और पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन उचित रूप में व्यतीत कर सकें। आर्टिकल 24 पारिवारिक स्वतंत्रता और परिवार में स्त्री पुरुष की समानता की व्यवस्था करता है और आर्टिकल 35 के अनुसार सभी नागरिकों को अपने घरों की सुरक्षा का अधिकार है। घर की तलाशी किसी वारंट के आधार पर ही ली जा सकती है। नेक्स्ट है व्यवसाय और संपत्ति का अधिकार। व्यक्ति के द्वारा शिष्टता के साथ सामाजिक जीवन व्यतीत किया जा सके, इसके लिए उसे व्यवसाय की स्वतंत्रता व उचित मात्रा में संपत्ति का अधिकार प्राप्त होना आवश्यक होता है। जापान के संविधान के द्वारा इन अधिकारों की उचित व्यवस्था की गई है। व्यवसाय की स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 22 में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निवास स्थान बदलने और इच्छानुसार व्यवसाय चुनने का उस सीमा तक अधिकार होगा कि सार्वजनिक कल्याण में कोई बाधा उपस्थित न हो। इसी प्रकार आर्टिकल 29 के अनुसार व्यक्तियों के संपत्ति रखने और धारण करने के अधिकार का उल्लंघन न होगा। संपत्ति के अधिकार की परिभाषा कानून द्वारा की जाएगी और इस परिभाषा को निर्धारित करते समय सार्वजनिक हित को दृष्टि में रखा जाएगा। निजी संपत्ति को उपयुक्त मुआवजा देने पर सरकार जनता के उपयोग के लिए ले सकेगी। इस प्रकार नागरिकों को संपत्ति का अधिकार असीमित रूप में प्राप्त नहीं है और सार्वजनिक हित की दृष्टि से उसे सीमित किया जा सकता है। राज्य द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति जनता के उपयोग के लिए और उचित मुआवजा देकर ही ली जा सकती है। इस संबंध में मुआवजे की उपयुक्तता का निर्णय स्वाभाविक रूप से न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट है राजनीतिक अधिकार और संविधान के द्वारा नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। राजनीतिक अधिकारों में पहला है मताधिकार। मीन्स संविधान के द्वारा प्रत्येक वयस्क को मताधिकार प्राप्त है। 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुकने पर प्रत्येक स्त्री पुरुष को अधिकार प्राप्त है और यह भी कहा गया है कि जनता के प्रतिनिधि और सभी सार्वजनिक अधिकारी नागरिकों के सेवक हैं और वे किसी विशेष वर्ग के नहीं हैं। राजनीतिक अधिकारों में दूसरा है याचिका भेजने का अधिकार। आर्टिकल 16 में उल्लेखित है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हानि की पूर्ति करवाने, सार्वजनिक अधिकारियों को हटवाने, कानूनों को बनवाने या संशोधित करने, अध्यादेशों, नियमों तथा विनियमों में कोई परिवर्तन करवाने या उन्हें रद्द करवाने के लिए याचिका भेजने का अधिकार है। याचिका भेजने वाले के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं दिखाया जाएगा। राजनीतिक अधिकारों में नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति का अधिकार। आर्टिकल 17 में लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी सरकारी अधिकारी के अवैध कार्यों के कारण कोई हानि पहुंची है तो उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्यवाही करने या मुकदमा चलाने का अधिकार होगा। इसी में है नागरिकता छोड़ने का अधिकार। सभी नागरिकों को विदेशों में बसने और अपनी राष्ट्रीयता छोड़ने का अधिकार दिया गया है।
इसी प्रकार जापान के संविधान द्वारा अपने नागरिकों को न केवल नागरिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार वरन सोवियत रूस आदि साम्यवादी राज्यों के समान आर्थिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे पहला, काम का अधिकार। आर्टिकल 27 में लिखा है कि सभी व्यक्तियों को कार्य पाने का अधिकार है। मजदूरी का स्तर, काम के घंटे, विश्राम और कार्य की अन्य शर्तें कानून के द्वारा तय की जाएंगी। बच्चों का शोषण नहीं होगा। इसी तरह से जीवन स्तर को बनाए रखने का अधिकार। आर्टिकल 25 में लिखित है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्यप्रद और सांस्कृतिक दृष्टि से कम जीवन स्तर को बनाए रखने का अधिकार होगा। साथ ही में राज्य का कर्तव्य है कि वह सामाजिक कल्याण, सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति करे। इसी तरह मजदूरों के अधिकार। आर्टिकल 28 में लिखा है कि मजदूरों को संघ बनाने, सौदेबाजी करने और सामूहिक रूप से कार्य करने का अधिकार है। इन सब के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जैसे आर्टिकल 36 में क्रूर दंड का निषेध करते हुए लिखा है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा मारपीट करने और क्रूर दंड देने पर कठोर प्रतिबंध है। इसी प्रकार आर्टिकल 33 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस समय तक बंदी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसके विरुद्ध न्यायिक अधिकारी के द्वारा वारंट जारी न किया गया हो और उसमें उसके बंदी बनाए जाने का कारण स्पष्ट न लिखा हो। संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त उपयुक्त अधिकारों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जापान के संविधान का अधिकार पत्र अन्य किसी भी संविधान की तुलना में बहुत अधिक व्यापक है और पश्चिमी देशों की परंपराओं के अनुसार नागरिकों को न केवल नागरिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वरन यह संविधान नागरिकों को आर्थिक अधिकार भी प्रदान करता है, जिनका वर्तमान समय की परिस्थितियों में निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्व है। संविधान के द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने के साथ ही यह भी आवश्यक होता है कि अधिकारों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाए। अधिकारों की क्रियान्विति का कार्य न्यायिक कार्यवाही के आधार पर ही किया जा सकता है। जापान के संविधान द्वारा प्रत्यक्ष रूप में नहीं सही, लेकिन परोक्ष रूप में अवश्य ही सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा का भार सौंपा गया है। आर्टिकल 96 में स्पष्ट है कि आर्टिकल 96 के द्वारा संविधान की सर्वोच्चता की घोषणा की गई है। उससे स्पष्ट है कि इन अधिकारों का अन्य व्यक्तियों या शासन द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता और सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है।